प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सांसद चौधरी अनवारुल हक को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास खान पर शीर्ष न्यायपालिका को बदनाम के लिए हाई कोर्ट की ओर से विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। इसके बाद पिछले सप्ताह ये पद खाली हो गया था। नए प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सहित सभी प्रमुख दलों को मिलाकर सदन में उपस्थित सभी 48 सदस्यों का विश्वास प्राप्त हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास खान के अयोग्य साबित होने के बाद उन्होंने आरोप भी लगाया था कि उनकी सरकार के कामकाज को न्यायपालिका प्रभावित कर रही है। उन्हें शिक्षा क्षेत्र की एक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा था कि ये इसलिए अधर में लटक गई है क्योंकि अदालत ने इस पर स्थगन आदेश जारी किया। उन्हें तंबाकू कारखानों की सीलिंग हटाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद न्यायपालिका से कहा गया कि पीएम तनवीर इलियास ने सीधे तौर पर उच्च न्यायालय को धमकी दी थी। साथ ही उनका भाषण बेहद ही अपमानजनक, अनुचित, अभद्र शब्दों वाली है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति चौधरी खालिद रशीद ने फैसला सुनाते वक्त क्लिपिंग पेश करते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीशों की परिषद की बैठक में चर्चा की गई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती क्योंकि अदालतों की गरिमा और अधिकार दांव पर है। किसी को भी इसे कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा था कि अवमानना नोटिस जारी करने से पहले हमारा इरादा प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और संदर्भित समाचार पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहना है। आइए अब हम एलन मस्क की तरफ से कुछ बात कर लें। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने गुरुवार को एक विशालकाय नए रॉकेट स्टारशिप का परीक्षण किया। यह रॉकेट अपने परीक्षण उड़ान के 4 मिनट के बाद ही आकाश में फट गया और मैक्सिको की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मालूम हो कि इस रॉकेट में कोई व्यक्ति या उपग्रह नहीं था। समाचार एजेंसी एपी ने बताया कि इस रॉकेट में कुल 33 इंजन लगे हुए थे और लॉन्च पैड से करीब 39 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसके कई इंजनों ने काम करना बंद कर दिया। रॉकेट की उड़ान विफल होने के बाद स्पेसएक्स ने ट्वीट कर कहा कि रॉकेट का उड़ान परीक्षण सफल नहीं हो पाया। स्टारशिप ने स्टेज सेपरेशन से पहले तेजी से अनिर्धारित डिस्पेंसेशन का अनुभव किया। मस्क ने ट्वीट कर कहा कि स्टारशिप का एक रोमांचक परीक्षण लॉन्च हो गया। स्टारशिप के परीक्षण फेल होने के बाद मस्क ने अपने कर्मचारियों का हौसला बनाए रखा। उन्हें कहा स्टारशिप का रोमांचक परीक्षण कुछ महीनों में अगले परीक्षण के लिए बहुत कुछ सीखा। मालूम हो कि इसके जरिए इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाने का लक्ष्य है। समाचार एजेंसी एएफपी ने बताया कि इस मिसाइल का रॉकेट को टेक्सास के बोका चिका में निजी स्पेसएक्स स्पेसपोर्ट स्टारबेस से स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:33 बजे पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। स्टारशिप को पहले चरण के रॉकेट बूस्टर से बिना चालक दल वाली उड़ान के 3 मिनट बाद अलग होने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि यह अलग नहीं हो पाया और रॉकेट में विस्फोट हो गया। मालूम हो कि रॉकेट का प्रक्षेपण करने की स्पेसएक्स की पहली कोशिश सोमवार को उसमें ईंधन भरने के दौरान वॉल में गड़। आइए अब हम जो है विंग कमांडर दीपिका के बारे में कुछ बात कर ले। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरवार को वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार राजस्थान निवासी दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आज सुब्रतो पार्क में वायुसेना सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह में कई अधिकारियों, वायु योद्धाओं और को युद्ध सेवा पदक और अन्य पुरस्कार दिए। प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना के 2 अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक वीरता, 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और 30 को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि कुल 58 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें से 57 वायुसेना से और 1 सेना से है। विंग कमांडर दीपक मिश्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वायुसेना के इतिहास में वीरता पुरस्कार पाने वाली वह वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि सेवा के प्रति समर्पण के लिए वायुसेना से महिलाओं को पहले भी पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन यह पहली बार है जब वायुसेना को किसी महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार मिला है। भारतीय वायुसेना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार दीपिका मिश्रा ने अगस्त 2021 में उत्तरी मध्य प्रदेश में मानवीय सहायता और अचानक आई बाढ़ के बाद आपदा राहत अभियान के दौरान अथक कार्य किया था। बचाव अभियान 8 दिनों तक चला और उन्हें महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाई। अधिकारियों ने कहा कि उनके बहादुरपूर्ण
और साहसिक प्रयासों से न केवल प्राकृतिक आपदा में कीमती जान बचाई, बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना भी पैदा की। चलिए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ और बात कर लें। लोन के लिए गिड़गिड़ा रहे कंगाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ठीक नहीं लग रहे हैं। सऊदी अरब ने रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उम्रा करने के लिए प्रस्तावित यात्रा को कथित रूप से रद्द कर दिया। यही नहीं, शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ से सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मिलने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ दोनों उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचने वाले थे। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम ने तो उम्रा किया, लेकिन शहबाज शरीफ की यात्रा सऊदी अरब की ओर से रद्द कर दी गई। सऊदी अरब ने भले ही पाकिस्तान को लोन देने का वादा किया है, लेकिन उसने अपनी शर्तों को बहुत कड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अब सऊदी अरब के प्रिंस पाकिस्तान के सत्तारूढ़ दल के नेता से मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ की यात्रा को पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट को देखते हुए रद्द किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शहबाज शरीफ की यात्रा को सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव को देखते हुए रद्द किया गया है। इससे पहले शहबाज और उनके मंत्री सभी रियाद जाने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब के शाही परिवार और शहबाज के बीच मुलाकात के लिए कोई बैठक तय नहीं होने के बाद इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा में अप्रैल महीने में 3 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे थे। अब शहबाज शरीफ मई महीने में ब्रिटेन जाएंगे और किंग चार्ल्स तृतीय राजतिलक समारोह में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज के साथ कंगाली के बीच चुनाव कराने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ के कहने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लोन देने पर हामी भर दी थी। खुद शहबाज ने इसे स्वीकार भी किया था। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 29 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। इस बार कोरोना का वेरिएंट काकरेन XBB.1.5 और आर्कटुरस XBB.1.16 तबाही मचा रहा है। दुनिया भर में देखा जा रहा है कि ये वायरस प्रतिरक्षा को तेज़ी से कमज़ोर कर रहे हैं। इसे प्रतिरक्षा चोरी या इम्यून इवेजन का नाम भी दिया गया है। आइए जानते हैं कि इम्यून इवेजन का मतलब क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस लगातार बढ़ रहे हैं और अपना रूप बदल रहे हैं। वायरस के रूप बदलने को म्यूटेशन कहा जाता है। एक से ज़्यादा म्यूटेशन वाले वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। नए वेरिएंट या तो कम घातक या फिर पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इम्यून इवेजन वायरस की उस क्षमता का नाम है जिसके जरिए वह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से बच जाता है। इम्यून इवेजन के कारण वायरस टेस्टिंग के दौरान गलत परिणाम दे सकते हैं। हो सकता है कि एक व्यक्ति संक्रमित हो और उसकी जांच नेगेटिव आए। आर्कटुरस की लैब टेस्टिंग से पता चला है कि इसके स्पाइक प्रोटीन में एक और म्यूटेशन है, जिसके कारण उसकी संक्रामक क्षमता बढ़ गई है। शोध के मुताबिक आर्कटुरस पहले के वेरिएंट काकरेन से 1.17 से 1.27 गुना ज़्यादा संक्रामक है। टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे एंटीबॉडी के लिए मजबूत रूप से प्रतिरोधी बताया है। इसके साथ ही उनकी चेतावनी है कि वह दुनिया भर में फैल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नया वायरस प्रतिरक्षा से बचकर गंभीर संक्रमण और जटिलताओं का कारण बन सकता है। टीकाकरण संक्रमण से सुरक्षा देता है, लेकिन वायरस में म्यूटेशन के कारण वैक्सीन लगवा चुके लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने टीका लगवा रखा है वह टीका न लगवाने वाले उन लोगों से ज़्यादा सुरक्षित हैं। वैक्सीन ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को कम करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटुरस XBB.1.16 वेरिएंट युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। बुखार, खांसी, कफ, गले में सूजन जैसी समस्या संक्रमित लोगों में देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि संक्रमण के दौरान आराम करें, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी और इलेक्ट्रॉल का घोल पिएं। संक्रमण के बाद ठीक होने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं। इस दौरान कोई गंभीर काम न करें, अच्छी और बैलेंस डाइट लें। अमेरिका ने चीन और भारत के बीच बातचीत का समर्थन किया है। उसका कहना है कि सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत होना जरूरी है। हालांकि बाइडेन प्रशासन का यह भी कहना है कि बीजिंग इन वार्ताओं को गंभीरता से ले रहा है, लेकिन इसके सबूत बहुत कम मिल रहे हैं। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि चीन के साथ भारत के सीमा विवाद पर हमारा रुख पुराना है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कम सबूत मिले कि चीन सरकार इन वार्ताओं को वास्तविकता में गंभीरता से ले रही है। जो दिख रहा है वह इसके उलट है। हम वास्तविकता नियंत्रण रेखा पार होने वाले हस्तक्षेप को नियमित देख सकते हैं। लू ने कहा कि चीन भारत का कैसा भी संबंध हो, लेकिन अमेरिका भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत हम पर पूरा भरोसा रख सकता है। उन्होंने कहा कि हमने गलवान संकट के दौरान 2020 में अपनी दोस्ती का सबूत दिया था। हम भारत के साथ आने वाले वर्षों में और अवसर तलाशेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे।
एक शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत चीन की बढ़ती दुश्मनी का संयुक्त राज्य अमेरिका और इसकी हिंद प्रशांत रणनीति पर प्रभाव पड़ेगा। लीसा कर्टिस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें कहा गया था कि अमेरिका उस भूमिका पर विचार करता है जिससे वह भारत के साथ संबंधों को सुधार सके। साथ ही लिखा कि अमेरिका को बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और भविष्य में भारत चीन सीमा संकट पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि लीसा कर्टिस ने साल 2017 से 21 तक दक्षिण और मध्य एशिया के लिए राष्ट्रपति और NSC के वरिष्ठ निदेशक के उप सहायक के रूप में काम किया है। आइए अब हम भारत बांग्लादेश के बारे में कुछ बात कर ले। भारत और बांग्लादेश ने वाणिज्यिक लेन देन को लेकर ऐतिहासिक फैसला किया है। दोनों देशों ने निर्णय लिया कि अब से वे भारतीय रुपये या बांग्लादेशी टका में वाणिज्यिक लेन देन करेंगे। अभी तक लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के बाहर लेन देन की सुविधा के लिए 2 भारतीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ICICI बैंक और 2 बांग्लादेशी बैंक सोनाली और ईस्टर्न बैंक में खाते खोले जाएंगे। सोनाली बैंक लिमिटेड के CEO अफजल करीम ने कहा इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत और बांग्लादेश के और बैंक भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत से बांग्लादेश का आयात करीब 13.69% था। इसमें $2 बिलियन का लेन देन रुपये में किया जाएगा, लेकिन बाकी का भुगतान अमेरिकी डॉलर में होगा। आइए हम ब्रिटेन के बारे में कुछ बात कर ले। ब्रिटेन में अब अल्ट्रा लिबरलिज्म वहाँ की सरकार को भारी पड़ रहा है। सरकार की नरम नीतियों की वजह से ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथ अब तेजी से फल फूल रहा है। इस कट्टरपंथ के निशाने पर ब्रिटेन के मूल निवासियों के साथ साथ वहाँ पढ़ने के लिए गए भारतीय हिंदू छात्र भी हैं। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में पता लगा कि ब्रिटेन में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र अपने हिंदू सहपाठियों को कलमा पढ़ने और इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे हैं। वे मुस्लिम छात्र उन्हें भारत के मुसलमानों के कथित उत्पीड़न का जिम्मेदार बता रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सितंबर 2022 में लिसेस्टर में हुए चरमपंथी बवाल के बाद तेज हुई है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू छात्रों के उत्पीड़न पर यह स्टडी हेनरी जैक्सन सोसाइटी ने की है। इसके लिए सोसाइटी ने देश भर के 1000 से ज़्यादा स्कूलों की विजिट की और 988 हिंदू परिवारों से बात की। पड़ताल में सामने आया कि पिछले साल लिसेस्टर में भड़के दंगों में मुसलमानों के दंगों के बाद यहाँ बसे हिंदुओं ने एकजुट होकर जिस तरह से उनका प्रतिकार किया, उसके बाद से इस्लामिक कट्टरपंथी बौखलाहट में है। इसकी खींच वे स्कूलों में हिंदू छात्रों को परेशान करके निकालते रहते हैं। बताते चले कि ब्रिटेन में ईसाई और मुसलमानों के बाद हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। वहाँ पर उनकी तादाद करीब 10 लाख है। सर्वे में पता चला कि स्कूलों में हिंदू ब्रिटिश स्टूडेंट्स विरोध की घटनाएं पिछले साल लिसेस्टर में कुछ हुए दंगों के बाद तेज हुई है। उन दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़, हमले, छुरा घोंपना और पूजा स्थलों पर हमले शामिल थे, जिसके बाद पुलिस ने अभियान चलाकर 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। थिंक टैंक ने पाया कि ब्रिटेन में सोचे समझे तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हुए हिंदू चरमपंथ की थ्योरी को हवा दे रहे हैं, जिसकी आड़ में वे अपनी करनी को सही ठहरा सकें। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में गुरुवार दोपहर को हाईवे से गुजर रहे सेना के ट्रक में अचानक लगी आग का कारण पता चल गया है। भारतीय सेना के मुताबिक ट्रक पर अज्ञात आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। इस घटना में कुल 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक अन्य जवान गंभीर घायल है। सेना ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए शहीद जवानों के परिवारों को सांत्वना दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मई में G20 ग्रुप की एक बैठक प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पाकिस्तान इस बैठक का विरोध कर रहा है। इस बैठक को प्रभावित करने के लिए आतंकी हमलों में बढ़ोतरी होने की खुफिया संकेत पहले ही मिल चुके थे। यह हमला इसी का नतीजा माना जा रहा है। भारतीय सेना को राष्ट्रीय राइफल्स को राजौरी सेक्टर में आतंकियों की होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स की काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन यूनिट को इस इलाके में भेजा गया था। जब इस यूनिट का काफिला भिम्बर गली और पुंछ के बीच में था, उसी दौरान अचानक चलते हुए ट्रक में भयानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि ट्रक में बैठे जवानों को नीचे उतरने का मौका नहीं मिला। आग की चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए। आग लगने की घटना के तत्काल बाद डिफेंस PRO ने बयान जारी किया था, जिसमें इसे दुखद घटना माना गया था। ANI के मुताबिक PRO ने बताया था कि आज दोपहर 3 बजे पुंछ जिले में भिम्बर गली में सोंगियत जा रहे भारतीय सेना के वाहन में आग लग गई। इस दुखद घटना में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। उस समय सेना अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच की बात कही थी। सभी ने हाईवे पर चलते हुए ट्रक में अचानक भीषण आग लगने पर आश्चर्य जताया था। एक्सपर्ट्स ने बाद में जले हुए ट्रक की जांच की। इस जांच में ट्रक पर ग्रेनेड से हमला होने के सबूत मिले। इसके बाद भारतीय सेना ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया। ANI ने भारतीय सेना के हवाले से बताया कि ट्रक पर अज्ञात आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसके चलते उसमें आग लग गई और राष्ट्रीय राइफल्स की काउंटर टेररिस्ट यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए। एक अन्य जवान गंभीर घायल हुए। इस तत्काल वहां से निकालकर राजौरी स्थित आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है।
भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के मुताबिक हमला करने वाले आतंकियों के अब भी भट्टा ड्यूरिन के जंगलों में ही होने के संकेत मिले हैं। इस कारण पूरे इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।